नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए लगातार हम टॉपिक वाइज जीके की इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो भी प्रश्न साइंस के आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपकी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए, उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये साइंस के बेहतरीन 200 प्रश्नों की सीरीज होगी। टोटल 4 भाग में इसको अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक पार्ट में हम 50 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का जो पार्ट 1 है साइंस का, इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी के प्रश्नों को हम अन्य वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके अलावा मैंने जो है टॉपिक वाइज जो जीके क्लास है उसमें मैंने अभी तक हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जो वीडियो हैं उसको अपलोड कर दिया। एक वीडियो इतिहास का अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो पॉलिटी है, जो हमारा संविधान है, उसका भी एक वीडियो मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी वाला जो टॉपिक वाइज वीडियो है इसको नहीं देखा है तो उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने विज्ञान के कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक वाले जो प्रश्न आपके साइंस के हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं और बेसिक एकदम बेसिक की जो साइंस है उसको ही हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसी को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। और रक्त का थक्का जमाने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, जो रक्त का थक्का होता है, उसको जमाने में विटामिन के सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन के सहायता करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा, इसको जो है फिलोक्विनोन कहा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम आप याद रखिएगा, फिलोक्विनोन जो होता है, ये जो है रासायनिक नाम होता है किसका, तो विटामिन के का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, विटामिनों के जो है कई बार रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये होता है रेटिनॉल। इसको क्या कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसके बाद विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आप याद रखिएगा, जो विटामिन आपका सी होता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट है जिनको आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा विटामिन जो के है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और एग्जाम में विटामिन से पूछा जाता है बहुत धड़ल्ले से, कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वे कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है। तो विटामिन बी और सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वही वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा और विटामिन के हो जाएगा। तो ये 4 विटामिन हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं और 2 विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। तथा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसको भी आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल और शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से अगर हम बात करें, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला है, विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो जो विटामिन B1 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, थायमीन होता है। तो आप याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से जो है थायमीन रोग होता है। विटामिन जो बी है इसके बहुत सारे कैटेगराइजेशन हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन 2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, ये अलग अलग विटामिन होते हैं। तो विटामिन अगर हम B2 की बात करें तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस होता है। वहीं विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा, तो जो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है ये आपकी विटामिन B3 की कमी से होती है।
वहीं विटामिन अगर हम B5 की बात करें तो विटामिन B5 को छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा जो विटामिन B6 पूछा जाता है, विटामिन B6 का नाम आप याद कर लीजिएगा, इसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 की जो कमी से रोग होता है इसको, मतलब विटामिन B6 की कमी से मतलब पायरिडॉक्सिन, तो इसका रासायनिक नाम हो गया। और विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B6 की कमी से जैसे रोग हो गया आपका चर्म रोग हो गया, रुधिर क्षीणता हो गई, ये सभी जो आपके रोग होते हैं आपके विटामिन B6 की कमी से होते हैं। तथा स्वप्न, जो सपना होता है उसको लंबे समय तक याद रखने में जो है विटामिन B6 मदद करता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो विटामिन B1 की कमी से थायमिन बीमारी होती है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से जो है रुधिर क्षीणता, चर्म रोग या पेशीय ऐंठन, ये सब बीमारी आपकी विटामिन 6 की कमी से होती हैं। वहीं विटामिन 6 को हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। इसके अलावा विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन C की कमी से आप सभी को पता है कि जो आपका विटामिन C है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी जो रोग होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, हो जाएगा तो जैसे आपका रतौंधी हो गया, ये सभी आपकी रतौंधी जो बीमारी होती है सबसे कॉमन बीमारी है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम पूछे की बीमारी है, तो रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से होती है। इसके अलावा विटामिन D की कमी से आपका हो जाएगा रिकेट्स, बच्चों में रोग जो होता है रिकेट्स जो बीमारी होती है ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है, तो विटामिन D की कमी से होती है। और इसके अलावा विटामिन D की कमी से जो वयस्क होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इनको आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। एक मैं अलग से टॉपिक आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो विटामिन वाला टॉपिक होगा उसका अलग से मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ से 110% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो इसमें से कोशिका का जो पावर हाउस है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है कौन का मतलब करता है या कहाँ पर होता है, तो किडनी जो हमारी होती है, हमारा जो गुर्दा होता है, हमारा जो वृक्क होता है, इसी के द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप याद देखिएगा हमारे शरीर में जो शुगर होता है उसको रेगुलेट करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो शुगर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है मनुष्य के शरीर में डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और किसको जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, इनकी जो खोज है ये किसके द्वारा करी गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल यहाँ पर कहाँ होंगे, कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इनका नाम मैं लिख देता हूँ शुद्ध रूप से, इनका नाम क्या है, तो कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ये फैक्ट आप याद देखिएगा। तथा तीन जो ब्लड ग्रुप हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए बी और मतलब ए हो गया, इसके अलावा ए बी हो गया, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा ओ ब्लड, तो ये हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं जिनमें से दो जो एग्जाम में पूछे जाने ब्लड ग्रुप है आपके ए बी हो गया और ओ हो गया, ये दोनों जो है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ए बी को क्या कहा जाता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा जो रुधिर वर्ग, जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उस व्यक्ति को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। आप याद देखिएगा जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसको जो है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। तो आप याद देखिएगा
इसके अलावा ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या, सार्वत्रिक दाता। क्या कहा जाता है, तो इसको जो बोला जाता है सार्वत्रिक दाता। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होगा, सार्वत्रिक ग्राही का मतलब क्या हुआ, सार्वत्रिक दाता का मतलब क्या हुआ, तो आइए जान लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB होगा तो वह जो व्यक्ति होगा किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो रुधिर है वह ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, जिस कारण से जो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसको जो है सार्वत्रिक दाता या सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है O होता है वह जो व्यक्ति होता है किसी भी रुधिर वर्ग को अपना खून दे सकता है, इसी कारण से इसको जो है सार्वत्रिक दाता कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O होगा वो ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा किसी भी व्यक्ति को जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसी कारण से जो है इसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। वहीं जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB होता है वह व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप से जो है खून को ले सकता है, जिस कारण से इसको जो है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है AB वाले को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, तथा सार्वत्रिक दाता आपके O ब्लड ग्रुप वाले हो जाएंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो रिएक्शन है, ये उसको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक होती है, पानी की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसके अलावा सनलाइट, इसके अलावा जो है सनलाइट, इसके अलावा जो पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब ये चारों चीज़ें उपस्थित हो जाती हैं तब जो है आपका प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। इसके बाद निकलता क्या है, तो उत्पाद के तौर पर आपका ग्लूकोज निकलता है, आपका ग्लूकोज हो जाएगा C6H12 और O6 आपका ग्लूकोज हो जाएगा। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन जो है इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए करते हैं, जिस प्रक्रिया के बाद जो पौधे होते हैं इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस बाद में रिलीज करते हैं, तथा जो ऑक्सीजन गैस है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसको हम उपोत्पाद भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण आप याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 अति आवश्यक जो उपस्थिति होनी चाहिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है, इसके अलावा जल की उपस्थिति अनिवार्य है, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, सूर्य का प्रकाश आपका अनिवार्य हो जाएगा, और इसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल की जो उपस्थिति होती है वो अनिवार्य होती है। इन चारों की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके बाद निकलते हैं उत्पाद कौन कौन से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ऑप्शन आपका B यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं हमारे कान की जो हड्डी होती है स्टेपिस कान की हड्डी होती है, और यह जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 120 दिन का जो है इनका जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है आपको सबसे अधिक देखने को मिल जाएगी निर्वात में या वैक्यूम में। तो आप याद रखिएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये मान आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का। ऑप्शन आपका C यहाँ पर सही हो जाएगा, टंगस्टन का। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है।
तो ध्वनि की जो इंटेंसिटी है, ध्वनि की जो तीव्रता है, उसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा डेसिबल में। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य यानी कि वर्क और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक हो जाएगा जूल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न आपके सामने है, दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा एसआई, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किसने दिया था? तो न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। जो भी मान लीजिए वाहन है या कोई आपकी बाइक है, तो बाइक के साइड में जो है आपका मिरर लगा होता है, तथा फोर व्हीलर की साइड में भी आपका मिरर लगा होता है। तो ये जो छोटा सा मिरर होता है, ये आपका पीछे के यातायात को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, इसमें कौन सा दर्पण होता है? तो आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव यानी कि अवतल दर्पण होता है गाड़ियों की हेडलाइट में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आप याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मिता की जो खोज है, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, तो हेनरी बेकरल, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज करी गई थी। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको जो है मायोपिया भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है आपका कौन सा दर्पण उपयोग में लाया था, मतलब कौन सा लेंस उपयोग में लाया था? तो अवतल लेंस। आप याद रखिएगा, अवतल लेंस का जो उपयोग है ये आपके निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। इसके बारे में आप याद देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति इस दोष से प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति को पास में रखी हुई वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिख जाती है, परंतु दूर की जो वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो आप याद रखिएगा, तथा निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, और आप याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब इस दोष में रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बनता है। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बनता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसको दूर करने के लिए, इस दोष का निवारण करने के लिए जो है कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इसको जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कनकेव लेंस को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो ड्राई आइस कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आप याद रखिएगा, यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल परिवर्तन है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पीतल जो है तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, वर्षा का जो जल होता है, जो रेन वाटर होता है, ये वर्षा का मतलब जल का शुद्धतम रूप होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्षा का जल। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप याद रखिएगा, साधारण नमक को जो है सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं NaCl। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसको जो है NaCl कहा जाता है, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न आपके सामने है,
पेंसिल की जो लीड होती है बनाने में किसका उपयोग होता है, तो पेंसिल की लीड बनाने में जो है ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रेफाइट का। सिरका में कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है, तो मतलब सिरका जो बनाने में, विनेगर बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है, आपसे पूछा गया। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो सिरका होता है इसमें आपका देखने को मिल जाएगा एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वहीं साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल होता है ये खट्टे चीज़ों में, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आपका इमली हो गया, इसके अलावा नींबू हो गया। मतलब जो सिट्रिक अम्ल होता है आपका मोस्टली जो है आपका संतरा और नींबू में, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, संतरा और नींबू में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वहीं लैक्टिक अम्ल जो है आप याद रखिएगा, जब आप देखे होंगे कि हमारी मांसपेशियों में जब थकान का अनुभव होता है, हमारी मांसपेशियां जब दर्द करने लगती है, जब उनमें जो है थकान का अनुभव होता है, तो हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में जो है हमारी मांसपेशियों में जो है ज़्यादा थकान का अनुभव होने लगता है। तो ये जो है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं जो टार्टरिक अम्ल होता है ये आपका इमली और अंगूर में पाया जाता है। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो दही होता है, खट्टा दूध होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। आप याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड में जो है, मतलब लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, मतलब जो आपका दही होता है उसमें जो है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया 29वां वाला, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है ये मेंडलीव को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडलीव को। निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, इसमें से सबसे हल्की धातु आपकी हो जाएगी लिथियम, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा जो रक्त होता है, मनुष्य का जो रक्त होता है ये हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है, मनुष्य का रक्त जो है हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है, तथा इसका जो पीएच मान होता है 7.4 मान के चलिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की जो तीव्रता उसको मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। 33वां प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो विटामिन सी मोस्टली जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में, कसमें तो खट्टे फलों में आपको विटामिन सी देखने को मिल जाएगा। तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको बताया था। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, इसको जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी जो रोग होता है इसकी कमी से होता है। तथा इसका सबसे बढ़िया स्रोत होता है आंवला, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला। सूर्य की ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका मेन सोर्स नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। 35वां प्रश्न आपके सामने है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूध की जो शुद्धता होती है उसको जो है लैक्टोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स का जो जनक है ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है, तो आग को बुझाने के लिए जो है आपकी गैस उपयोग में लाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। तथा इसी पुस्तक में जो है इन्होंने अपने गति के जो नियम है उनका प्रतिपादन किया था, मतलब पहली बार प्रस्तुत किया था इसी पुस्तक में। तो गति का जो नियम है ये, इसका जो प्रतिपादन है पहली बार इसी पुस्तक में किया गया था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक में, जिसको लिखा है आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है, किसने प्रस्तुत किया था, तो वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने जो इसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन का जो उपयोग है किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी के उपचार के लिए जो है मधुमेह
का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। तो आप याद देखिएगा ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो शरीर में अगर आपके आयरन की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन में एनीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन की कमी के कारण। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। वहीं किण्वन की जो प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया का जो खोज है ये किया गया था किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। इसके अलावा चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज करी थी। वहीं रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज करी गई थी। तो ये चारों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कोशिका की खोज किसने करी थी? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज करी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। तथा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो सबसे कॉमन डिजीज है, सबसे कॉमन बीमारी वो रतौंधी होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। हीरा किसका एलोट्रॉप यानी कि अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप होता है हीरा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक किरण से बचाती है? तो जो ओजोन परत होती है ये आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन परत रक्षा करती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है ये एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने जो है चेचक के टीके की खोज करी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल आपके 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। तो आप याद देखिएगा 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मनुष्य का जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर या कक्ष होते हैं। 2 ऊपरी कक्ष जिनको अलिंद कहते हैं और 2 निचले कक्ष होते हैं जिनको जो है निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, राइट एट्रियम, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपका सामने यहाँ पर है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा है? तो विद्युत धारा को जो है हम अमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अमीटर की सहायता से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। तो इस प्रकार से साइंस का जो पार्ट 1 था इसमें हमने 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।